India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरें। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से भारत राष्ट्र समिति बीआरएस नेता के कविता को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सोमवार को कविता की न्यायिक हिरासत को 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार की गई बीआरएस नेता को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने को लेकर सुनवाई हुई। ईडी ने के कविता को शराब नीति मामले में 15 मार्च को अरेस्ट किया था। दिल्ली की नई शराब नीति के कथित घोटाला मामले में ईडी के द्वारा दाखिल चार्जशीट में बताया गया कि मामले में अपराध की कुल आय 1100 करोड़ है। के कविता ने इसमें से 292 करोड़ का प्रबंधन किया। इसके अलावा ईडी का यह भी कहना है कि के कविता ने मामले में अपनी भूमिका छिपाने के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य भी नष्ट किए हैं। ईडी ने कहा कि के कविता पीएमएलए 2002 की धारा 50 के तहत बयान दर्ज करने के दौरान गलत सबूत उन्होंने दिए। जब उनसे मेसर्स इंडो स्पिरिट्स में उनकी हिस्सेदारी के बारे में पूछा गया तो के कविता ने किसी भी शेयर या हिस्सेदारी से इनकार कर दिया, जबकि उनके सीए बाबू और राघव मंगुटा के बीच व्हाट्सएप चैट से स्पष्ट रूप से पता चला है कि उन्हें 33% की हिस्सेदारी मिल रही थी। जब उन्हें व्हाट्सएप चैट दिखाया गया तो उन्होंने इससे इनकार भी किया। ईडी ने उन्हें उनके और उनके सीए बाबू के बीच की व्हाट्सएप चैट को दिखाया, जिसमें बुच्ची बाबू ये बता रहे हैं कि गौतम से कहा है कि हमें 30 की बजाय 45% दें। के कविता ने इस दस्तावेज की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए इस प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दिया। ईडी ने बताया कि के कविता ने अपने मोबाइल फोन से साक्ष्य और सामग्री डिलीट किए, क्योंकि के कविता ने 11 मार्च 2023 को जांच के लिए एक फोन पेश किया था। उसमें वो ऐप में कोई डेटा नहीं मिला, जिसका जिक्र उन्होंने प्रारंभिक जांच में कहा था कि वो उस डिवाइस से फेस टाइम और व्हाट्सएप का उपयोग करती थी। जब इन तथ्यों से उनका सामना कराया गया तो उन्होंने सवाल को टाल दिया और पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया। ईडी का कहना है कि के कविता ने अरुण, अभिषेक, बुच्ची बाबू के साथ मिलकर साजिश के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर शराब पॉलिसी बनाई। ईडी ने चार्जशीट में इस घोटाले में टोटल प्रोसीड ऑफ क्राइम 1100 करोड़ का बताया है, जिसमें से 292 करोड़ रुपए का ब्यौरा ईडी ने अपनी चार्जशीट में जानकारी दी है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक 9 फोन नष्ट किए गए, जबकि एक फोन ईडी को जांच के लिए दिया गया, जिसका डाटा डिलीट पाया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना नदी बोर्ड को 5 जून को सभी हितधारक राज्यों की आपात बैठक बुलाने को कहा, जिससे दिल्ली के निवासियों के सामने आ रहे जल संकट को हल किया जा सके और 6 जून को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ दिल्ली सरकार द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हरियाणा राष्ट्र को संकटग्रस्त राष्ट्रीय राजधानी में तत्काल पानी छोड़ने के निर्देश देने की मांग की गई। इसने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से 5 जून को बोर्ड की बैठक आयोजित करने के लिए कहा, जिससे संकट का समाधान किया जा सके।
दिल्ली सरकार द्वारा ये याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि उत्तर भारत में भीषण गर्मी की स्थिति के कारण राजधानी में पानी की भारी कमी हो रही है। इसमें कहा गया कि अनुकूलन और लक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रशासनिक उपाय करने के बावजूद राजधानी में आपातकालीन स्थिति है, क्योंकि पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है लेकिन आपूर्ति सीमित है। ऐसे में पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त पानी की आपूर्ति की आवश्यकता है। इस बात की ओर इशारा करते हुए कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के प्रवासियों का घर है, दिल्ली सरकार के लिए सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने हरियाणा के पारस्परिक दायित्वों पर जोर दिया और कहा कि हरियाणा को जल और स्वच्छता संकट को हल करने में दिल्ली की सहायता करनी चाहिए। दूसरी ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बोर्ड बैठक कर अतिरिक्त पानी की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी को आपूर्ति किए जाने वाले पानी की लगभग 50% बर्बादी रोकनी चाहिए। बोर्ड के समक्ष रखे गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली को मिलने वाले प्रत्येक 100 लीटर पानी में से केवल 48.65 लीटर ही राजधानी के लोगों तक पहुंच पाता है। इसका 52.35% पानी रिसाव, टैंकर माफिया और औद्योगिक इकाइयों द्वारा चोरी के कारण बर्बाद हो जाता है। उधर आंध्र प्रदेश में मतदान केंद्र पर ईवीएम को नष्ट करने के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मचेरला विधायक पिनेली रामकृष्ण रेड्डी को संबंधित मतगणना केंद्र और या उसके आसपास के क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ टीडीपी पोलिंग एजेंट नंबूरी शेषगिरी राव द्वारा रेड्डी के खिलाफ दायर 2 याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि रेड्डी और उनके सहयोगियों ने मचेरला में मतदान केंद्र में प्रवेश किया और ईवीएम को नष्ट कर दिया। याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ साथ यह आशंका भी व्यक्त की कि मतदान के दिन हुई कथित घटना मतगणना के दिन दोहराई जा सकती है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय का ध्यान कुछ तस्वीरों की ओर आकर्षित किया जो ईसीआई के वेब टेलीकास्ट से प्राप्त की गई बताई गई। दूसरी ओर रेड्डी के लिए सीनियर वकील सिंह ने अदालत में पेश किए गए वीडियो पर संदेह जताते हुए कहा कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वीडियो में कौन है। हालांकि पीठ ने उन्हें वह डिवाइस दी जिस पर वीडियो बनाया गया और कहा कि उसमें तस्वीरें भी हैं। जस्टिस कुमार ने कहा कि वीडियो सोशल मीडिया पर भी घूम रहा है। हालांकि सिंह ने कहा कि वीडियो को चुनाव आयोग ने प्रसारित नहीं किया और तस्वीरें आधिकारिक तस्वीरें नहीं हैं। जब सीनियर वकील ने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि रेड्डी का नाम दूसरी एफआईआर में आया है, तो जस्टिस कुमार ने कहा शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया स्वीकार किए जाने योग्य हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए वीडियो को लेकर संदेह के संदर्भ में जस्टिस मेहता ने टिप्पणी की। पहली नजर में यह कोई छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो नहीं है। पक्षकारों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने सिंह के वचन को रिकॉर्ड पढ़ लिया और रेड्डी को मतगणना के दिन निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना केंद्र में प्रवेश करने से रोक दिया। पाँच मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक या नीट यूजी 2024 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और रिट याचिका दायर की गई है। याचिका में परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में पेपर लीक के आरोपों के मद्देनजर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। 5 मई को आयोजित परीक्षा की पवित्रता पर संदेह जताते हुए याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा रद्द करने की मांग की। याचिका 1 जून को दायर की गई और इस सप्ताह अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। 17 मई को इसी तरह की राहत मांगने वाली अन्य याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा के परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
उस मामले के याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 5 मई को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा में कई तरह की गड़बड़ियां हुई, क्योंकि पेपर लीक होने के कई मामले सामने आए थे। लीक की जानकारी उन्हें नहीं मिली। उन्होंने तर्क दिया कि कथित पेपर लीक अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि इससे कुछ उम्मीदवारों को दूसरों की तुलना में अनुचित लाभ मिला, जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से परीक्षा देने का विकल्प चुना। हालांकि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को जुलाई में पोस्ट किया, लेकिन पीठ ने कहा कि अखिल भारतीय आधार पर आयोजित परीक्षाओं के परिणामों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में डाक मतपत्रों की गिनती के नए नियमों को चुनौती देने वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की याचिका पर उसे कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि राजनीतिक दल को राहत देने से इनकार करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मामले में चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हम हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश में डाक मतपत्रों की गिनती को मान्यता देने के लिए शिथिल किए गए मानदंडों की वैधता को चुनौती देते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग ने राज्य में मानदंडों में ढील दी है, विशेष रूप से नियमों के अनुसार फॉर्म 13A में सत्यापन अधिकारी के नाम और पदनाम का उल्लेख करने की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। छूट के बाद ऐसे सभी अधिकारियों के केवल नमूना हस्ताक्षर की आवश्यकता है। राजनीतिक दल ने दावा किया कि ऐसा केवल डाक मतपत्रों को मान्य करने के उद्देश्य से किया गया था, जो कानून की अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं करते हैं। पार्टी ने अपनी शिकायत के साथ पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने 1 जून को पार्टी को कोई राहत देने से इनकार कर दिया और उसे रिट अधिकार क्षेत्र के तहत उपाय करने के बजाय चुनाव याचिका दायर करने के लिए कहा। उच्च न्यायालय ने कहा, याचिकाकर्ता को उचित रूप से तैयार चुनाव याचिका में उपाय करने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। इसके बाद पार्टी ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। हालांकि मामले का उल्लेख किए जाने के बाद शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र में जेडीयू के सदस्यों द्वारा बूथ कैप्चरिंग और चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाली रिट याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। याचिका में कुछ बूथ पर दोबारा मतदान और वोटों की गिनती के लिए निर्देश देने की मांग की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट देते हुए याचिका खारिज की। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं के लिए सबसे पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना जरूरी है। पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया। वकील ने हाई कोर्ट में जाने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान याचिका को वापस लेने के लिए दबाव डाला। इसे वापस लिया गया मानते हुए खारिज किया जाता है। ये याचिका बिहार के मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र में कथित रूप से सत्ताधारी राजनीतिक दल जेडीयू के सदस्यों द्वारा सरकारी अधिकारियों की सहायता से बूथ कैप्चरिंग और चुनाव में धांधली से संबंधित है। ये भी आरोप लगाया गया कि भारत के चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों और जिला चुनाव अधिकारी श्री अवनीश कुमार सिंह सहित अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। याचिकाकर्ता ने ये भी दावा किया कि जब उसने बूथ कैप्चरिंग का विरोध करने की कोशिश की तो जेडीयू के अधिकारियों और समर्थकों ने उसके साथ मारपीट की। याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहतों में खंड ए लखीसराय विधानसभा क्षेत्र
इसके साथ ही मोकाना विधानसभा क्षेत्र, सूर्यगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई बूथ पर पुनर्मतदान कराने के लिए ईसीआई को निर्देश देना शामिल है, जो सभी मुंगेर बिहार का हिस्सा है। खंड बी, जिला मजिस्ट्रेट अवनीश कुमार सिंह को सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से हटाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देना। मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के साथ साथ मतों की स्वतंत्र और निष्पक्ष गिनती कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देना। तो चुनाव के समय मुंगेर में कथित धांधली का ये पूरा मामला, जहां पर याचिका पर अब सुनवाई से इनकार किया गया है। आपको बता दें, दरअसल जो पूरा मामला है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र में जेडीयू के सदस्यों द्वारा बूथ कैप्चरिंग और चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाली रिट याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में कुछ बूथ पर दोबारा मतदान और वोटों की गिनती के लिए निर्देश देने की मांग की गई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट देते हुए याचिका खारिज की। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं के लिए सबसे पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना जरूरी है। उधर पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा स्कूल शिक्षकों के लिए भर्ती अभियान में अतिथि शिक्षक भी अनुबंध शिक्षकों के समान छूट या अनुग्रह अंक पाने के हकदार हैं। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण ने तर्क दिया कि अतिथि शिक्षकों और अनुबंध शिक्षकों द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए न्यायालय ने 7 फरवरी के स्कूल शिक्षक भर्ती विज्ञापन पर रोक लगा दी, जिसमें अनुबंध शिक्षक अधिकारियों के लिए छूट दी गई थी, लेकिन अतिथि शिक्षक उम्मीदवारों के लिए नहीं। उक्त छूट में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुबंध के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को वरीयता वेटेज अंकों के रूप में प्रतिवर्ष 5 अंक और अधिकतम 25 अंक दिए जाने शामिल थे। न्यायालय ने राज्य प्राधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि अतिथि शिक्षक उम्मीदवारों को भी यही छूट दी जाए। न्यायालय ने 29 मई के अपने फैसले में कहा, मेरा मानना है कि अनुबंध शिक्षक और अतिथि शिक्षक दोनों ही स्कूल में छात्रों को पढ़ाने के समान ही कर्तव्य निभा रहे हैं और अनुबंध शिक्षक और अतिथि शिक्षक के बीच कोई अंतर नहीं है। मेरी राय में अतिथि शिक्षक भी प्रत्येक 1 वर्ष के रोजगार के लिए 5 अंक और अनुबंध शिक्षकों को दिए जाने वाले अधिकतम 25 अंक के हकदार हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस पहलू पर अतिथि और अनुबंध शिक्षकों के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है और राज्य को 1 महीने के भीतर इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया। न्यायालय राज्य शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त कई अतिथि शिक्षकों याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार कर रहा था। ये शिक्षक बीपीएससी द्वारा नियमित स्कूल शिक्षकों की भर्ती के मामले में केवल अनुबंध शिक्षकों को कुछ अनुग्रह अंक देने के निर्णय से व्यथित थे। राज्य में प्रतिवाद किया कि शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त अतिथि शिक्षक पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत अनुबंध के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते। न्यायालय ने कहा कि इसके बावजूद बीपीएससी ने अतिथि और संविदा शिक्षकों को स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्ति के मामले में उनके अनुभव के अनुसार समान रूप से वरीयता अंक देने में चूक की। अतिथि और संविदा शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले शिक्षण कार्य में शायद ही कोई अंतर है। न्यायालय ने राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि अतिथि शिक्षकों को उनकी संविदा समकक्षों के समान ही वरीयता अंक दिए जाएं। कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
India Legal presents Courts Roundup.